नमस्कार, प्रणाम। वीडियो के पार्ट 3 में हम प्रवेश कर चुके हैं और अब आज तीसरे भाग पर हम आपसे वार्ता करेंगे। तीसरा भाग हम पैरा 101 से शुरू कर रहे हैं। धारा 12(1)(c) का आदेश यह है कि विद्यालय अर्थात कक्षा 1 में 25% सीटें पड़ोस के कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए सुरक्षित रखेंगे। इन बच्चों की शिक्षा की लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है, जिससे उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो पाती है जो अन्यथा आर्थिक या सामाजिक बाधाओं के कारण वंचित रह जाते। हमारी दृष्टि में धारा 12(1)(c) शायद हमारे राष्ट्र का अब तक का सबसे निकट प्रयास है। समावेशी और अधिकार आधारित सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का सपना साकार करने की दिशा में इससे अच्छा कोई समावेशी अधिकार प्रतीत नहीं होता है। यह कॉमन स्कूल सिस्टम की धारणा को दर्शाता है, जहां विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं। एक ऐसे देश में जहां वर्ग, जाति और समुदाय की गहरी विभाजन रेखाएं हैं, धारा 12(1)(c) शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एकीकरण का अवसर देती है। यह हमारे अलग थलग पड़े स्कूलिंग सिस्टम को तोड़ने और समानतावादी तथा सार्वभौमिक शिक्षा वातावरण का बीजारोपण करने का प्रयास करती है। कहा जा सकता है कि धारा 12(1)(c) की जड़ें शिक्षा तक पहुंच में ऐतिहासिक बहिष्करण और प्रणालीगत असमानता के संदर्भ में निहित है। यह प्रावधान दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पीढ़ियों से चली आ रही उपेक्षा का प्रत्यक्ष उत्तर है, जिन्हें औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के किनारों पर धकेल दिया गया था। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को विद्यालय संरचना में समाहित करके धारा 12(1)(c) कक्षों को साझा और समावेशी स्थान के रूप में पुनः परिभाषित करने का प्रयास करती है, जहां हर बच्चे का गरिमा और अवसर पर समान दावा हो। महत्वपूर्ण यह है कि धारा 12(1)(c) की भावना मात्र प्रवेश कोटा से आगे बढ़कर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर केंद्रित है। यह विचार मानव संसाधन मंत्रालय MHRD के स्पष्टीकरण ज्ञापन में व्यक्त भी हुआ है, जो कि ऊपर दर्शाया गया है, जिस पर हमने पहले ही चर्चा आप सबसे कर ली है। इस प्रकार धारा 12(1)(c) केवल वंचित बच्चों को निजी विद्यालयों तक पहुंच देने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य साझा स्थान निर्मित करता है, जहां सभी पृष्ठभूमियों के बच्चे साथ मिलकर सीखें और बढ़ें। विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों को विविध जीवन अनुभवों का परिचय मिलता है, जबकि कमजोर वर्ग के बच्चों को आत्मविश्वास और अवसर मिलता है। परंतु इसके सफल होने के लिए शिक्षण पद्धति को विकसित करना होगा, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा, ताकि वे हर बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में योगदानकर्ता माने। तभी कक्षा वास्तव में समानता और परिवर्तन का स्थल बन सकती है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जो टीचर्स हों अपने बच्चों को ये माने कि इन बच्चों के द्वारा भी हम सीख रहे हैं। ये हमारे एक लर्निंग कॉर्नर है, हमारी इस शिक्षण पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि RT अधिनियम लागू होने के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों ने चिंता जताई कि धारा 12(1)(c) का प्रवर्तन उनकी स्वायत्तता या संस्थागत चरित्र को प्रभावित करेगा और अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत उन्हें प्राप्त संवैधानिक अधिकारों को क्षीण करेगा। जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने यह चिंता जताई कि जो RT एक्ट है यह उनके अस्तित्व को ख़त्म कर देगा, वो अपनी जो फ्रीडम है तो खो देंगे, ऐसा उन लोगों ने कहा। उनकी धार्मिक पहचान खो जाएगी, ऐसा ही माना उन लोगों ने। उनका भय यह था कि इस प्रावधान के तहत अनिवार्य प्रवेश और उनकी विशिष्ट भाषाई या धार्मिक पहचान को कमजोर कर देंगे। पुनः स्मरण हो जाता है कि धारा 12(1)(c) को इस माननीय न्यायालय में सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल मामले में चुनौती दी गई थी। 2-1 के बहुमत से इस न्यायालय ने सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर धारा 12(1)(c) की संवैधानिकता को बरकरार रखा।
2-1 के बहुमत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 12(1)(c) को सही माना कि ये सही है, उसकी वैधानिकता संवैधानिकता बनी रही। हालांकि इसे अनएडेड अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू करना अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन माना गया। पीठ ने स्पष्ट किया कि सभी असहाय अल्पसंख्यक विद्यालय धारा 12(1)(c) के दायरे से बाहर हैं, अर्थात जो सहायता नहीं पाते हैं उनको धारा 12(1)(c) के बाहर कर दिया, क्योंकि इसका आदेश उनके अल्पसंख्यक क्षेत्र को परिवर्तित कर देता है। अतः धारा 12(1)(c) के दायित्व को अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशात्मक माना गया, डायरेक्टरी। अंततः जहां तक सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों का प्रश्न है, वहां धारा 12(1)(c) लागू होगी, क्योंकि अनुच्छेद 30(1) अनुच्छेद 29(2) के अधीन है। इस तरह से माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन के मामले में सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स का जो जजमेंट था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो 2-1 के बहुमत से जजमेंट आया था। और जो सहायता प्राप्त माइनॉरिटीज कॉलेज थे वहाँ पर तो धारा 12(1)(c) को लागू किया गया, लेकिन जो कि सेल्फ फाइनेंस थे, जो सहायता प्राप्त नहीं थे, असहाय थे, एक प्रकार से कह सकते हैं अनएडेड, उनके ऊपर लागू नहीं माना। इन आशंकाओं को दूर करने और संभावित संवैधानिक टकराव से बचाने के लिए 2012 में आरटी अधिनियम में संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से धारा 1 में विशेष उपखंड जोड़े गए, जिनमें स्पष्ट किया गया कि आरटी अधिनियम अनुच्छेद 29(30) के अधीन रहेगा। नए जोड़े गए उपखंड 4 और 5 थे। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो 4 और 5 उपखंड जोड़े गए आरटी एक्ट में, उसके सेक्शन 1 में, इसी 4 और 5 को नितिन उपाध्याय जी ने चैलेंज किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिसे कि माननीय 2 न्यायमूर्तियों की पीठ ने माननीय चीफ जस्टिस साहब के पास भेजते हुए निवेदन किया है कि मामले को 7 न्यायमूर्तियों की पीठ के पास भेज दिया जाए। तो बहुत से लोगों ने कहा कि संभवतः जो मेन जजमेंट था 1 सितंबर 2025 वाला, हो सकता है उसमें 4 और 5 का जिक्र ना हुआ हो। तो मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1 सितंबर 2025 के आदेश में इस विषय को भी डील किया है, इस विषय को भी रखा हुआ है 108 नंबर पैरा में। 108 नंबर पैरा में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि 2012 में संसद ने आरटी एक्ट में अमेंडमेंट किया, संशोधन किया, और संशोधन करके 4 और 5 जोड़ा। 4 का कहने का अभिप्राय यह था कि जो आरटी एक्ट है ये माइनॉरिटीज कॉलेज पर इस तरह से लागू होगा कि संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 के जो उपखंड हैं उसके अधीन रहेगा, उसको अतिक्रमित नहीं करेगा, उसके अधीन ही रहेगा। और जो 5 नंबर था, 5 नंबर इसलिए जोड़ा गया कि जो भाषाई इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जो वैदिक शिक्षा देते हैं, या कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जैसे मदरसे हो गए, धार्मिक शिक्षा देते हैं, तो वहाँ पर जो है आरटी एक्ट लागू नहीं होगा। इस तरह से आरटी एक्ट के सेक्शन 1 में ही 4 और 5 जोड़ करके 2012 में आरटी एक्ट को माइनॉरिटीज कॉलेज से हटाने का कह सकते हैं, या उनका जो संविधान का 29-30 अनुच्छेद है हम लोग का संविधान का, उसके अंतर्गत लाने की बात कह दी है कि इससे हट के नहीं लागू होगा, ये इसी के अधीन रहेगा। लेकिन 5वें नंबर में बहुत क्लियर कर दिया, बहुत क्लैरिफाइड, बहुत स्पष्ट कर दिया गया कि जो मदरसे हैं, जो धार्मिक शिक्षा देने वाले हैं, चाहे वो गुरुकुल ही क्यों ना हो, उन सब पर आरटी एक्ट लागू नहीं होगा। मदरसा गुरुकुल सब पे कह दिया गया था। तो इस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो नितिन उपाध्याय जी ने पीआईएल किया है 4 और 5 को रद्द करने को, इस विषय को भी डील किया हुआ है अपने जजमेंट में। तो 4 और 5 को एक बार हम फिर आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से सेक्शन 1 का सब सेक्शन 4-5 ऐड किया गया आरटी एक्ट में 1 अगस्त 2012 को भारतीय संसद द्वारा। 4 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रावधान बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान करने हेतु लागू होंगे।
5 कहता है कि इस अधिनियम में निहित कुछ भी मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और ऐसे शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा जो मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, चाहे वो इस्लाम शिक्षा देते हों, चाहे वो सनातन की शिक्षा देते हों, चाहे वो क्रिश्चियन का जो रिलीजियस है उसको प्रमोट करते हों। ऐसे जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके ऊपर आरटी एक्ट लागू नहीं होगा। इस तरह से आरटी एक्ट के सेक्शन 1 में ही सब सेक्शन 5 के रूप में 1 अगस्त 2012 को ऐड कर दिया गया था। अब देखिए आगे कैसे इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय 4 और 5 को क्लैरिफाई करती है। आगे हम आपसे वार्ता करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जब इस कदम ने अल्पसंख्यक संस्थानों की चिंता को शांत किया, इसने बहिष्करण, नियामकीय शिथिलता और अनुच्छेद 12(1) व धारा 12(1) के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार तथा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर नई उलझनों के द्वार खोल दिए। बहुत अच्छे समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि ये 4 और 5 जो हैं, इस कदम ने अल्पसंख्यक संस्थानों की चिंताओं को शांत किया। इसने बहिष्करण, नियामकीय शिथिलता और अनुच्छेद 21(a) व धारा 12(1) के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार तथा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर नई उलझनों के द्वार खोल दिए। जैसा कि उल्लेख हुआ है कि एक अलग आदेश द्वारा संविधान पीठ को संविधान का 93वां संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 15(5) तथा 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21(a) की वैधता की समीक्षा हेतु संदर्भ भेजा गया। इस संदर्भ का उत्तर प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में दिया गया। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से पाया 56 में निर्णय दिया कि 2009 का अधिनियम, जहां तक कि अल्पसंख्यक विद्यालयों, सहायता प्राप्त अथवा असहाय, अनएडेड, सहायता प्राप्त जो है वो सरकार सहायता मिलने वाला, और असहाय मतलब अनएडेड जो सरकार सहायता नहीं पाते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत आते हैं, पर लागू होता है संविधान से परे अल्ट्रा वायरस है। प्रमिति कल्चरल ट्रस्ट के मामले में 5 जजेस का जजमेंट था। चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा साहब की 5 जज की बेंच थी वो। उस टाइम भी मैंने बहुत अच्छे से जजमेंट की सुनवाइयों को सुना और देखा था। नहीं देखा था तो पढ़ा तो था, ज़्यादा नहीं एक्स्ट्रा बोलना चाहिए, लेकिन संघर्ष का दौर चल रहा था तो बहुत अच्छे से समझा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जजमेंट तो पढ़ा ही था। अतः प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट ने सीमित बिंदु पर सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल को पलट दिया। अर्थात जो अनएडेड का जजमेंट था 3 जज का, जो 2-1 के बहुमत से आया हुआ था, अनएडेड का जजमेंट ये था कि जो सहायता प्राप्त हैं गवर्नमेंट से, उनके ऊपर तो 12(1) लागू होगा, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस हैं, अनएडेड हैं, उनके ऊपर नहीं लागू होगा। लेकिन प्रमति कल्चरल ट्रस्ट के मामले में, एजुकेशन कल्चरल ट्रस्ट के मामले में 5 जजेस की बेंच ने जो सेल्फ फाइनेंस अनएडेड वाले थे उन पर भी मान लिया कि इनके ऊपर भी लागू नहीं होगा। इस तरह से माइनॉरिटीज कॉलेज को पूर्णतः अलग कर दिया। अल्पसंख्यक विद्यालय जो थे, चाहे वो सहायता प्राप्त थे चाहे असहाय थे, दोनों को आरटी एक्ट के दायरे से बाहर मान लिया। प्रमोटी एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट ने इस सीमित बंद पर सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल को पलट दिया, जबकि शेष निर्णय को बरकरार रखा। सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल ने केवल असहाय अल्पसंख्यक संस्थाओं को आरटी अधिनियम से मुक्त किया। मैंने भी चर्चा की आपसे। अतः प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट ने इसे आगे बढ़ाते हुए सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को भी छूट दे दी। मैंने चर्चा किया अभी आपसे इस विषय में। अब तो मैं जजमेंट की लाइनें पढ़ रहा हूँ। सामूहिक रूप से इस दोनों निर्णयों ने सभी प्रकार के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों, चाहे सहायता प्राप्त हों या असहाय हों, को आरटी अधिनियम की आवश्यकताओं से बाहर कर दिया। अल्पसंख्यक संस्थानों को दी गई यह छूट तब से ही संवैधानिक बहस का मूल आधार बन गई है। एक और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार
दूसरी ओर अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन। इस पृष्ठभूमि में यह देखना आवश्यक है कि प्रगति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के निर्णय को दिए गए 1 दशक से अधिक समय के बाद कि क्या इसके मामले में अर्थात क्या इसने वास्तव में वह उद्देश्य पूरा किया जिसे साधने का प्रयास था, या फिर इसके विपरीत इसने उन्हें तनाव को और गहरा किया जिन्हें सुलझाने का प्रयास किया गया था। जजमेंट को बहुत अच्छे से लोग को पढ़ना चाहिए और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय जजमेंट के 114 नंबर पैरा पहुंचा हुआ हूँ, उस पर आपसे वार्ता कर रहा हूँ कि प्रगति एजुकेशनल ट्रस्ट का जो 10 साल से पहले का 5 जजेस का जजमेंट था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय 10 साल बाद अपनी समीक्षा प्रस्तुत कर रही है और वो साफ शब्दों में कह रही हैं कि जो उद्देश्य था आरटी एक्ट का, जो उद्देश्य था संविधान के 86 अमेंडमेंट का, 2002 में जो संसद ने लाया कानून राइट टू एजुकेशन का 21A फंडामेंटल राइट्स बच्चों का बना कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी निःशुल्क एवं अनिवार्य। तो क्या ये जो छूट दी गई माइनॉरिटीज कॉलेज को, तो क्या उद्देश्य पूरा हो रहा है? सबसे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा 2021 में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि अल्पसंख्यक स्कूलों में केवल 8.76% छात्र सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से आते हैं। इस आंकड़े को आदरणीय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने रखा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, को मुझे अच्छे से याद है सुनवाई के समय। यह बहुत कम प्रतिनिधित्व सभी समुदायों से में दिखाई देता है और एक व्यवस्थित बहिष्कार को उजागर करता है। अटॉर्नी साहब ने बहस में रखा था कि बच्चों को हम उनकी शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। बच्चे चाहे जिस धर्म चाहे जिस जात से आते हों, संविधान का अनुच्छेद 21A उनको उस दायरे में लाता है कि उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। NCPCR अध्ययन के अनुसार अल्पसंख्यक स्कूलों में कुल छात्रों में से 62.5% गैर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं और आंध्र प्रदेश, झारखंड, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में यह प्रतिशत और भी अधिक पाया गया। यह दर्शाता है कि अल्पसंख्यक कहने वाले कई संस्थान अपने समुदायों की सेवा विशेष रूप से नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे समावेशी प्रावधानों से छूट का लाभ उठा रहे हैं। मतलब माइनॉरिटी जो कॉलेज हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट से फंड प्राप्त कर रहे हैं। इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट के 116 नंबर पैरा पर NCPCR की रिपोर्ट के आधार पर माना है। NCPCR मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट जो थी उसके ऊपर। इस संदर्भ में प्रगति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के परिणाम केवल इस निष्कर्ष तक सीमित नहीं रह सकते कि सहायता प्राप्त और बिना सहायता वाले अल्पसंख्यक संस्थान RT अधिनियम से मुक्त हैं। इस निर्णय का पूरा भार समझने के लिए केवल सैद्धांतिक ढांचे से आगे जाकर उन करोड़ों बच्चों के जीवन पर इसके परिणाम को देखना आवश्यक है जिनके लिए RT अधिनियम बनाया गया था। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि प्रगति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट, थोड़ा नाम बड़ा होता है तो आगे से मैं प्रगति ट्रस्ट ही कहूँगा। आप समझने का प्रयास करिए कि मैं प्रगति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट को पूरा न कह के शॉर्टकट में कहूँगा और चाहूँगा कि ट्रस्ट वाले भी मेरी इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे। बाय द वे कलकत्ता का शायद ट्रस्ट था, वो बहुत नहीं जाते इस पर हम, तो प्रगति ट्रस्ट हम कहेंगे, लेकिन मेरा कहने का भाव यही है कि ट्रस्ट का पूरा नाम जो है प्रगति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट है। में संविधान पीठ को 2 मुद्दों का निस्तारण करना था। वर्तमान मामले में हमारी चिंता केवल दूसरे मुद्दे तक सीमित है जिससे पीठ ने इस प्रकार निर्धारित किया। पीठ ने क्या निर्धारित किया था? मतलब जस्टिस RM लोढ़ा साहब की जो चीफ जस्टिस साहब की जो 5 जजों की पीठ थी कि क्या संविधान का 86वां संशोधन 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 से जोड़ने से संसद ने संविधान की मूल संरचना या ढांचे को परिवर्तित कर दिया है।
उपरोक्त मुद्दे से एक उप मुद्दा भी उत्पन्न हुआ। क्या आरटी अधिनियम के प्रावधान मान्य रूप से उन अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू हो सकते हैं जो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आते हैं, चाहे वे सहायता प्राप्त हो या नहीं? पीठ ने यह माना कि अनुच्छेद 21 अपने आप में संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन या परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन उप मुद्दे को संबोधित करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि आरटी अधिनियम का पूरा हिस्सा, जहां तक वह अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है, असंवैधानिक और अतिविधिक है। हमारे लिए विशेष रूप से चौंकाने वाला यह है कि पीठ का निष्कर्ष केवल आरटी अधिनियम की धारा 12 की व्याख्या पर आधारित प्रतीत होता है, विशेषकर उपधारा 1C पर, जो प्रवेश स्तर पर 25% सीटें वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करने का आदेश देता है। पीठ ने यह कहा कि पड़ोस के वंचित वर्गों और कमजोर बच्चों के समूहों को प्रवेश देने का कानूनी दायित्व, जो आवश्यक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे नहीं होंगे जिसने स्कूल की स्थापना की है, अल्पसंख्यक संस्थान पर थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे स्कूल का अल्पसंख्यक चरित्र नष्ट हो सकता है। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। जो माइनॉरिटीज लोग इंस्टीट्यूशन खोल लिए हैं, अब अपने पड़ोस के बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं अगर वो गैर धर्म के हैं तो, माइनॉरिटीज नहीं हैं तो। इसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बात को रखा है। इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि आरटी अधिनियम अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होता है तो संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों का अधिकार समाप्त हो जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि प्रमति ट्रस्ट, फिर नाम तो पूरा निकलता है, नाम पूरा लिखें तो पूरा नाम निकलेगा, प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट में आरटी अधिनियम की अन्य धाराओं जैसे शिक्षक की योग्यता, आधारभूत संरचना के नमानक या बाल सुरक्षा उपायों और उनका अनुच्छेद 30(1) से कोई टकराव है या नहीं, इस पर कोई विचार या विश्लेषण नहीं किया गया है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय मान रहा है कि जो माननीय 5 न्यायमूर्तियों की पीठ थी, उस पीठ ने वही बच्चों का जो एडमिशन को लेकर के है कि अगर हम नॉन माइनॉरिटीज बच्चों को एडमिट कर लेंगे तो 25% जो बच्चे आएंगे वो हमारे विद्यालय के अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट कर देंगे। बाकी प्रमति ट्रस्ट के मामले में जो 5 जजेज ने जजमेंट दिया है उसमें उन्होंने टीचर की क्वालिफिकेशंस और बच्चों को क्या शिक्षा मिलनी चाहिए, इन सब बात पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो राहत है वो संदिग्ध है, संदिग्ध और असंगत प्रतीत होती है। हम यमार अपारो में इस न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय से अवगत हैं। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि हम यमार अपारो में इस न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय से अवगत हैं, जिसमें कहा गया है कि इस न्यायालय के निर्णय को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि कुछ पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था या प्रासंगिक प्रावधानों को न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था, परंतु उक्त निर्णय के पैरा 7 में दिया गया सिद्धांत मूलतः उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मार्गदर्शन है, जो अनुच्छेद 141 के अंतर्गत बाध्य है। अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, जिसमें हम भी शामिल हैं। फिर भी हमारे पास यह विशिष्ट अधिकार है कि हम पूर्ण में जाते हुए पूर्व पीठों द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांतों की पुनः परीक्षा कर सकते हैं। हालांकि ऐसा केवल मजबूर कारणों से किया जा सकता है। इसी संदर्भ में यमार अपारो के पैरा 7 का उल्लेख आवश्यक है, जिसमें कहा गया है कि किसी निर्णय का वास्तविक सिद्धांत पूरे निर्णय को पढ़ने से प्राप्त होता है, न कि केवल किसी एक शब्द या वाक्य से। ऑबिटर डिक्टम बाध्यकारी न होकर केवल मार्गदर्शक महत्व रखता है। अटॉर्नी साहब ने कई बार इस बात को कहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि किस तरह से टीचर क्वालिफिकेशन को लेकर के जो प्रमोटेड ट्रस्ट का जजमेंट है वो
ऑबिटर डिक्टम के रूप में है। और उन्होंने भी कहा था कि जो 25% बच्चे हैं वो नॉन माइनॉरिटी वाले माइनॉरिटी में एडमिट हो सकते हैं, वे प्रवेश ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इस बात को बहुत जोर दे करके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया साहब ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा था इस बात को। इस प्रकार यहाँ विचार ये किया जाएगा कि प्रगति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट ने अनुच्छेद 141 के अंतर्गत बाध्यकारी कानून घोषित किया है या उसने अवलोकन केवल अर्थात उसकी अवलोकन केवल ऑबिटर डिक्टम का है रूप है कि जो 5 ईयर का जजमेंट है वो सिर्फ ऑबिटर डिक्टम है कि ऐसा जजमेंट पास किया है कि जो कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सभी हाई कोर्ट्स पर बाध्यकारी है, ऐसा जजमेंट किया है। क्या किया है इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय बढ़ रही है आगे। जजमेंट तो आ चुका है, सब कुछ जो है आपने सुना है। मैं जजमेंट पर जो बिंदु आ रहे आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके पहले मैं 2 वीडियो जारी कर चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो चल रहा है। हमें इस तथ्य से दुख है कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री, जिसमें एनसीपीसीआर अध्ययन भी शामिल है, दर्शाती है कि आरटी अधिनियम से छूट ने दुरुपयोग की उपजाऊ भूमि तैयार कर दी है। संविधान का 93वां संशोधन अधिनियम 2006 के बाद से अल्पसंख्यक दर्जा पाने वाले स्कूलों की संख्या में तेज वृद्धि हुई। अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 85% अल्पसंख्यक संस्थानों ने 2006 के बाद अर्थात आरटी अधिनियम के पारित होने के बाद अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त किया। 85% स्कूल खुले। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो हिंदू धर्म में आने वाले लोग, जैसे कि विशेष करके 2 जातियां रही हैं, उन लोगों ने बौद्ध धर्म बता करके स्कूल खोले हैं। अब मैं इन जातियों का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने खुद को बौद्ध कह करके जानने वाले समझ रहे हैं कौन सी जातियाँ हैं। ओबीसी की एक जाति है और एससी की एक जाति है। बौद्ध बन करके उन लोगों ने इंस्टीट्यूशन खोले हैं। तो 85% इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी बन के खोले और आरटी एक्ट के बाद, और आरटी एक्ट को अप्लीकेबल करने को रेडी नहीं थे, मानने को तैयार नहीं थे। और गवर्नमेंट से एडेड के रूप में फंड भी मिलने की बात रही। अनएडेड होकर के वो 25% एडमिशन को भी रेडी नहीं थे। तो इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी जो समीक्षा है, जजमेंट है, रखा है। ये रुझान इस चिंता को जन्म देते हैं कि अक्सर अल्पसंख्यक दर्जा पहचान को संरक्षित करने के लिए नहीं बल्कि आरटी अधिनियम के समावेशी दायित्वों से बचने के लिए मांगा जाता है। अल्पसंख्यक छात्रों के न्यूनतम नामांकन पर स्पष्ट दिशा निर्देश की अनुपस्थिति ने भी संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करना आसान बना दिया है, बिना इसके वास्तविक उद्देश्य को पूरा किए। वास्तविक उद्देश्य नहीं पूरा कर रहे हैं, सीधा सा बस माइनॉरिटी बन गए, माइनॉरिटी बन करके इंस्टीट्यूशन खोल लिया, बेनिफिट लेने लग गए, और बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए उसको देने को तैयार नहीं है, उसके रेडी नहीं है। अब थोड़ा सा बात हट जाएगी, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो तमिलनाडु से मामला शुरू हुआ माइनॉरिटी वाला, वहाँ टीटी का मामला नहीं था। वहाँ मामला यह था कि माइनॉरिटीज़ के लोग जो थे वो संस्थान के लोग, जैसे 5 टीचर रख लिए टेम्परेरी पढ़ाने के लिए कि 5 टीचर पढ़ाएंगे हमको, 10 पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को, या जो एडमिशन हुए हैं। जब उनको अस्थायी करने की बात हुई तो उन 5 को न अस्थायी कि किसी और को अस्थायी कर, किसी और को नौकरी दे दी परमानेंट। तो जो बेचारे अस्थायी रूप से काम किए वो कोर्ट चले गए कि हम इनके यहाँ पढ़ा रहे थे, हमको लिया ही नहीं, किसी और को ले लिए। तो जब वो लोग गए तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ने कहा कि कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती कोर्ट हमारे मामले में, या कोई दखल नहीं दे सकता है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो वहाँ कोई मुद्दा उठा ही नहीं। तमिलनाडु सरकार ने विरोध किया कि ऐसे कैसे आप कर लोगे, आरटी एक्ट की बात होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहली बार जब उठा तो वहाँ टीटी का मामला उठ गया कि लोग टीटी नहीं थे जिनकी नियुक्ति की गई। हो सकता है टीटी वो भी ना रहे हों जो पहले से पढ़ा रहे थे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट किया है तो उसमें सब कुछ लिखते हुए किया है, और उनको उस मामले को तवज्जो नहीं दिया है क्योंकि वहाँ ड्यूटी नहीं उठा हुआ था उस मामले में। तो थोड़ा सा सब बातें आगे आएंगी, चर्चा में हम इस बात को लाएंगे। आरटी अधिनियम बच्चों को कई अधिकार सुनिश्चित करता है, जैसे आधारभूत संरचना,
प्रशिक्षित शिक्षक, पुस्तकें, वर्दी, मध्याह्न भोजन, जो एक सम्मानजनक शैक्षणिक अनुभव के लिए आवश्यक है। लेकिन अल्पसंख्यक स्कूल आरटी अधिनियम के दायरे से बाहर होने के कारण इन सुविधाओं को देने के लिए बाध्य नहीं हैं। कुछ अल्पसंख्यक स्कूल इन्हें स्वेच्छा से उपलब्ध करा सकते हैं, परंतु कई ऐसा नहीं करते, जिससे उनके छात्र इस आवश्यक लाभों से वंचित रह जाते हैं। भौतिक सुविधाओं से परे आरटी अधिनियम अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकरणों के माध्यम से समान पाठ्यक्रम मानक भी सुनिश्चित करता है। ये मानक हर बच्चों को संवैधानिक मूल्यों पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देते हैं। अल्पसंख्यक संस्थान बिना ऐसे एक समान शिक्षा या दिशा निर्देशों के चलते हैं, जिससे बच्चों और उनके माता पिता को अनिश्चितता बनी रहती है कि उन्हें क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है, और वे राष्ट्रीय शैक्षणिक ढांचे से कट जाते हैं। अल्पसंख्यक संस्थान की बात हो रही है। उपरोक्त कारणों से हम विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहते हैं कि प्रमिति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट का निर्णय अनजाने में ही सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की नींव को खतरे में डाल सकता है। प्रमिति एजुकेशनल कल्चरल ट्रस्ट का जजमेंट हॉनरेबल 5 जज की बेंच का फैसला है। हॉनरेबल 2 न्यायमूर्तियों की पीठ ने स्पष्ट रूप से अपना व्यू दिया है और कि उस जजमेंट से खतरा हो सकता है। और देखा जाए तो बिल्कुल सही व्यू आया है, तो सही है कि क्या है, तो 7 जजेस की पीठ डिसाइड करेगी इस बात को कि माननीय 2 न्यायमूर्तियों की पीठ सही है या माननीय 5 न्यायमूर्तियों की पीठ जो है वो सही थी। अब उसमें माननीय 7 न्यायमूर्ति जजमेंट आएगा जजेस का, तब वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए पर अभी हम टिप्पणी कुछ नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। लेकिन जो विचार हैं, विचार तो हम लोग सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटी अधिनियम से मुक्त रखने से साझा विद्यालयी दृष्टि का विखंडन होता है और अनुच्छेद 21 में निहित समावेशिता और सार्वभौमिकता की धारणा कमजोर होती है। बच्चों को जाति, वर्ग, पंथ और समुदाय से परे जोड़ने की बजाय यह व्यवस्था विभाजन को और दूरी को मजबूत करती है। जब संविधान पीठ है, जब वो संविधान जो हमारी सभा थी, संविधान सभा में एक विचार आया कि जो रिजर्व सीटें हैं अनुसूचित जाति की या अनुसूचित जनजाति की, वहाँ पे 35% वोटेज मिलना चाहिए रिजर्व का। तो उस पर संविधान सभा की जो इकलौती दलित महिला सदस्य थी, उन्होंने विरोध किया था इस बात का। उन्होंने कहा कि नहीं, अब विभाजन की दीवारें या जो खाइयाँ ये सब खत्म होनी चाहिए, और बहुत अच्छी राय रखी थी उस पर। तो ही बात यहाँ पर माननीय न्यायमूर्ति कह रहे हैं कि इन बच्चों को तो धर्म जात से दूर रखो, इनको तो मत बताओ कि तुम इस जात के हो तुम इसलिए वहाँ पढ़ो, तुम इस जात के हो तुम यहाँ पढ़ो। इस चीज़ से तुमको दूर रखो। इनके अंदर तो जाति, वर्ग, पंथ और समुदाय की भावना ना हो। ये तो कम से कम इन सब खाइयों से परे रहें। यह व्यवस्था जो है माइनॉरिटीज़ के विभाजन और दूरी को मजबूत करती है। इसलिए इस बात पर माननीय न्यायमूर्तियों ने, 2 न्यायमूर्तियों ने इस मामले को लास्ट में 7 जजेस के पास भेजने का निर्णय लिया है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट किया है कि 7 जजेस की पीठ बना के इस मामले को फिर से सुना जाए। यह सर्वविदित है कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 14 और 15 को शामिल कर राज्य को वास्तविक समानता प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी। इनका उद्देश्य समाज की अंतर्निहित असमानताओं को कम करके वंचित और शोषित वर्गों को समान अवसर देना है। प्रमिति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के बाद हमें यह देखकर दुख होता है कि अल्पसंख्यक दर्जा आरटी अधिनियम के आदेशों से बचने का साधन बन गया है। हमारे मत में इससे अनेक संस्थानों ने अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त कर स्वायत्त बनने का रास्ता खोज लिया है। यहाँ तक कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को भी आरटी अधिनियम से छूट मिलने से यह प्रवृत्ति और बढ़ गई है। इससे अनुच्छेद 30 की भावना विकृत हो गई है, जिसका उद्देश्य कभी राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की कीमत पर विशेषाधिकार प्राप्त गुट बनाना नहीं था। अंततः हम यह कहते हैं कि किसी न्यायिक निर्णय का वास्तविक प्रभाव और विरासत केवल उसकी दलीलों की सटीकता में नहीं,
बल्कि इसमें है कि क्या वह समय की कसौटी पर खरा उतरता है, क्या वर्षों बाद भी वह उस समस्या का समाधान करता है जिसके लिए दिया गया था। दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि प्रमिति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट का निर्णय अच्छी गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के हृदय पर चोट करता है और इसके परिणाम अत्यंत व्यापक और दूरगामी हैं। अनुच्छेद 30(1) वास्तव में अल्पसंख्यक संस्थानों को सभी प्रकार के विनियमन से संपूर्ण छूट, ब्लैंकेट इम्यूनिटी प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 मिलकर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार बनाते हैं। इन दोनों प्रावधानों का पाठ नीचे दिया गया है। आर्टिकल 29 संविधान का अनुच्छेद 29, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिक का कोई भी वर्ग जिसकी अपनी पृथक भाषा, लिपि या संस्कृति है को संरक्षित करने का अधिकार होगा। ध्यान देख सुनिएगा। आर्टिकल 29, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग जिसकी अपनी पृथक भाषा, लिपि या संस्कृति है को संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यकों का शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार होगा। जब भी कोई कानून किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित या संचालित शैक्षिक संस्थान की संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण करने की व्यवस्था करेगा तो राज्य सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कानूनों के तहत निर्धारित की गई राशि उस अधिकार को प्रतिबंधित या समाप्त न करे जो इस उपबंध में गारंटीकृत है। राज्य शैक्षिक संस्थानों को अनुदान प्रदान करते समय इस आधार पर किसी भी शैक्षिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक द्वारा प्रतिबंधित है, चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो। अनुच्छेद 29 एक या गारंटी देता है। ये तो मैंने 29 और 30 पे बात किया, अब चलते हैं उस पर। जजमेंट का पार्ट है, जजमेंट का हिस्सा है। पैरा 34 पे हम चल रहे हैं। मतलब जब जो पैरा बता रहा हूँ आप जजमेंट खोल के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पैरा 134 पे पहुँचे हैं। और अनुच्छेद 29 क्या गारंटी देता है, कोई भी नागरिक वर्ग जिसकी पृथक भाषा, लिपि या संस्कृति है को उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29(2) में इसमें एक महत्वपूर्ण समानता का आयाम जोड़ता है जिसके तहत राज्य द्वारा संचालित या राज्य सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता। संविधान का अनुच्छेद 30 एक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, और न ही यह सही प्रकार के विनियमन रेगुलेशन से संपूर्ण छूट प्रदान करता है। इस न्यायालय ने टीएम पाई फाउंडेशन के मामले में कहा है कि अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता का संरक्षण किया जाना चाहिए, परंतु यह उचित विनियमन से परे नहीं है, विशेषकर जब शिक्षा की गुणवत्ता और संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़ा है। अनुच्छेद 30(1) का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है, न कि ऐसे समानांतर तंत्र खड़ा करना जो सार्वभौमिक मानकों से अलग थलग हों। बुनियादी आवश्यकताएं जैसे आधारभूत ढांचा, शिक्षकों की योग्यता, समावेशी प्रवेश, विशेषकर अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर किसी विद्यालय के अल्पसंख्यक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है, बल्कि ये मानक या सुनिश्चित करते हैं कि संचालन का अधिकार बहिष्कार या जवाबदेही से मुक्ति का लाइसेंस न बन जाए। यदि अनुच्छेद 30 का संपूर्ण सुरक्षा कवच ब्लैंकेट शील्ड माना जाए तो यह स्वायत्तता और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन को बिगाड़ देगा तथा सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा की संवैधानिक दृष्टि को कमजोर करेगा।
इस चरण पर संविधान सभा की बहस का संक्षिप्त उल्लेख उचित होगा। अब संविधान सभा की बहस का जो उल्लेख हुआ है उस पर आप जाइए। अनुच्छेद 29(2) का मूल पाठ भारत के प्रारूप संविधान 1948 का अनुच्छेद 23(2) इस प्रकार था, किसी अल्पसंख्यक को इस बात पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा कि उसके अल्पसंख्यक वर्ग का कोई व्यक्ति राज्य द्वारा संचालित किसी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश पाए। इस भाषा का सभा सदस्यों ने चिंता व्यक्त की। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने 3 प्रमुख परिवर्तन सुझाए जो कि मेंबर थे संविधान सभा के। उन्होंने कहा कि नो माइनॉरिटी की जगह नो सिटीजन करना, ताकि यह अधिकार सार्वभौमिक हो जाए। एक सुझाव उन्होंने दिया पहला वाला। दूसरा दिया कि यह प्रावधान न केवल राज्य द्वारा संचालित संस्थानों तक सीमित रहे बल्कि राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों तक भी बढ़ाया जाए। तीसरा सुझाव दिया कि भेदभाव के आधार केवल धर्म, समुदाय या भाषा न हो बल्कि धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से कोई भी हो। उन्होंने कहा, अब महोदय यहाँ नो माइनॉरिटी शब्द अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में भेद करने का प्रयास करते हैं, जबकि आप देखेंगे कि इस अध्याय का शीर्षक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, इसलिए इसमें केवल अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख उचित नहीं है। यदि हम इस धारा को पढ़ें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय हित यह कहता है कि बहुसंख्यक को भी इस विषय में भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे अंग्रेज शासकों की आदत रही है कि वे इस तरह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में भेद उत्पन्न करते थे। कभी अल्पसंख्यक कहते थे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो कभी बहुसंख्यक को ऐसा लगता था। यह संशोधन अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को समान स्तर पर लाता है। शैक्षिक मामलों में मैं नहीं समझ सकता कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के पक्ष में किसी प्रकार का भेदभाव कैसे उचित ठहराया जा सकता है। इसलिए यह संशोधन इस बात को सुनिश्चित करता है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों के विद्यार्थी समान रूप से स्वतंत्र होंगे। यह वास्तव में छात्र जगत के लिए स्वतंत्रता का चार्टर है, चाहे वे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक हों। यह संविधान सभा की बात है। इसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में लिखाया है। हमारा विशेष जो है, अंततः श्री भार्गव के प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया, जो आज अनुच्छेद 29(2) हमारे पास है, वही संविधान सभा की समयावेशी दृष्टि का परिणाम है। समझिए आप इस चीज को। यह प्रावधान पुष्टि करता है कि राज्य निधि से संचालित या सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में किसी भी नागरिक, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, के साथ निर्दिष्ट आधारों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार शिक्षा में समानता और भेदभाव निषेध के सिद्धांतों पर आधारित समान अवसर, लेवल प्लेइंग फील्ड स्थापित करना चाहा। तो क्या अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रदत्त अधिकार पूर्ण एब्सोल्यूट है, या इसका अर्थ यह है कि वह सभी प्रकार के विनियमन से संपूर्ण छूट प्रदान करता है? राष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में विचार करते हुए न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने केरला एजुकेशन बिल में कहा 1957 में, अनुच्छेद 29 और 30 संविधान के भाग 3 में है, जो हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं। ये दोनों अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार शीर्षक के अंतर्गत एक साथ रखे गए हैं। दोनों अनुच्छेद का पाठ, उनके मार्जिन नोट दिखाते हैं कि इनका उद्देश्य उन वर्गों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं। अनुच्छेद 29 के अनुसार कोई भी नागरिक वर्ग जिसकी पृथक भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। यह स्पष्ट है कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति का प्रभावी संरक्षण शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से ही कर सकता है। इसलिए ऐसे शैक्षिक संस्थान की स्थापना और संचालन का अधिकार उस भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के अधिकार का अनिवार्य अंग है। यही अधिकार अनुच्छेद 30(1) में सभी अल्पसंख्यकों को दिया गया है। हालांकि यह अधिकार अनुच्छेद 29(2) के अधीन है। जो 30(1) का अधिकार है वो संविधान के 29(2) के अधीन है, जो कहता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये 29(2) जो आर्टिकल है संविधान का, इस आर्टिकल के अधीन है आर्टिकल 30(1).
यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है। अनुच्छेद 29(2) और 30(1) का वास्तविक आशय यह है कि स्पष्ट रूप से ऐसे अल्पसंख्यक संस्थानों की परिकल्पना करते हैं जिनमें कुछ बाहरी छात्रों आउटसाइडर को भी प्रवेश मिले। किसी गैर अल्पसंख्यक सदस्य को प्रवेश देने से संस्था अपना अल्पसंख्यक चरित्र नहीं खो देती। वास्तव में किसी अल्पसंख्यक की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण इस तरह और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है जब उसे गैर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भी फैलाया जाए। हमारे मत में अनुच्छेद 30(1) में इस तरह की शर्त पढ़ना संभव नहीं है। फिर इस पॉइंट पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया है, हमारा विशेष जोर है इस पे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को इंगित किया है, दर्शाया है। जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, अनुच्छेद 30(1) सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों के संदर्भ में अनुच्छेद 29(2) के आदेश के अधीन है, जो स्पष्ट रूप से निषेध करता है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त संस्थानों में धर्म, जाति, नस्ल, भाषा या इन आधारों पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29(2) का साधारण पाठ यह स्पष्ट कर देता है कि राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त कोई भी शैक्षिक संस्थान अन्य बातों के साथ धर्म के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के निर्णय में अनुच्छेद 29(2) पर उस दूसरे मुद्दे के उत्तर में विचार नहीं किया गया। यद्यपि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा इसे पैराग्राफ 47 में उठाया गया था। अनुच्छेद 29(2) का उल्लेख केवल पहले मुद्दे के उत्तर में पैराग्राफ 32 में किया गया। हमारे विचार से अनुच्छेद 29(2) पर उचित दृष्टिकोण से विचार करने से धारा 12(1)(b) RT अधिनियम को लागू करने की स्थिति पर अलग निष्कर्ष निकल सकता था। विशेष रूप से धारा 2 की उपधारा यानी कि उपधारा 2 में उल्लिखित स्कूलों के ऊपर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो सकता था। जहां तक गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रश्न है, अनुच्छेद 30 की व्याख्या उसके मूल उद्देश्य द्वारा निर्देशित होनी चाहिए, अर्थात अल्पसंख्यक संस्थाओं या समुदायों की सांस्कृतिक, भाषाई और शैक्षिक पहचान को संरक्षित करना और उनके कल्याण को बढ़ावा देना। द केरला एजुकेशन बिल में यह स्पष्ट किया गया है कि बाहरी लोगों का थोड़ा बहुत प्रवेश इस उद्देश्य को विफल नहीं करता है और न ही ऐसे संस्थानों के अल्पसंख्यक क्षेत्र को कमजोर या परिवर्तित करता है। संबंधित क्षेत्र की न्यायिक व्याख्याओं से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 30(1) को कभी भी इस रूप में नहीं पढ़ा गया कि यह अल्पसंख्यक संस्थानों को सभी प्रकार के विनियमन से पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यहाँ तक कि जब निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का वादा केवल नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 के तहत था और अभी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21(a) में नहीं बना था, तब भी इस न्यायालय ने द केरला एजुकेशन बिल में यह स्वीकार किया कि अनुच्छेद 30(1) के अधिकारों को राज्य के व्यापक संवैधानिक कर्तव्यों राज्य के व्यापक संवैधानिक कर्तव्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ संतुलित करना होगा। न्यायालय ने कहा कि इस प्रावधान के बीच प्रकट होने वाले तनाव को सामंजस्य के माध्यम से हल किया जाना चाहिए ताकि दोनों को प्रभाव मिले और संवैधानिक संश्लेषण हो सके। यह भी कहा गया कि अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थानों को प्रबंधन करने का अधिकार राज्य को अनुदान देने के लिए उचित शर्तें निर्धारित करने से नहीं रोकता, बशर्ते कि वे शैक्षिक मानकों को बनाए रखने और समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हों। गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए भी अनुच्छेद 30 का उद्देश्य सांस्कृतिक, भाषाई और शैक्षिक पहचान को संरक्षित करना और कल्याण को बढ़ावा देना है। जैसा कि केरला एजुकेशन बिल में कहा गया कि बाहरी लोगों का थोड़ा बहुत प्रवेश इस उद्देश्य को विफल नहीं करता और न ही अल्पसंख्यक क्षेत्र को कमजोर करता है। क्या RT अधिनियम के अंतर्गत नियामक ढांचा जो अनुच्छेद 21(a) से प्रभावित होता है, अनुच्छेद 19(6) के तहत युक्त प्रतिबंधों की श्रेणी में आता है। 144 पैराग्राफ पे हम लोग पहुंच गए हैं, 144 पैराग्राफ 144 पे। इस न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में स्वीकार किया है कि शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार चाहे लाभ के लिए हो या ना हो, अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संरक्षित है। उदाहरण के लिए TMA पाई फाउंडेशन के प्रमुख निर्णयों में न्यायमूर्ति श्री BN कृपाल मुख्य न्यायाधीश ने कहा
कि शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के संदर्भ में संविधान के 3 अनुच्छेद लागू होते हैं। अनुच्छेद 19(1)(g) सभी नागरिकों को कोई भी पेशा करने या कोई व्यवसाय, व्यापार, धंधा चलाने का अधिकार देता है। यह अधिकार अनुच्छेद 19(6) के तहत लगने वाले प्रतिबंधों के अधीन है। अनुच्छेद 26 हर धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है, जिसमें शैक्षिक संस्थान भी शामिल है। इसलिए अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 26 सभी नागरिकों और धार्मिक संप्रदायों को शैक्षिक संस्थान स्थापित और बनाए रखने का अधिकार देते हैं। निसंदेह ऐसा है, हालांकि अनुच्छेद 19 इसमें 19(1)(g) भी शामिल है का स्पष्ट अपवाद प्रदान करता है, जो राज्य को समान जनता के हित में युक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए बनाए गए आरटी अधिनियम को ऐसा ही एक युक्त प्रतिबंध माना जाना चाहिए, जो अनुच्छेद 19(6) की परिधि में आता है और जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा नामक संवैधानिक सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाना है। यह समझना और याद रखना होगा कि आरटी अधिनियम का उद्देश्य अनुच्छेद 19(1)(g), 26 और 30 के अंतर्गत अधिकारों के वैध प्रयोग को सीमित करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के मौलिक अधिकारों की बलि अनियंत्रित व्यवसायीकरण की वेदी पर ना चढ़ाई जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो भी आर्टिकल्स हैं, बच्चों के मौलिक अधिकारों की बलि अनियंत्रित व्यवसायीकरण की वेदी पर न चढ़ाई जाए। एक ऐसे संवैधानिक ढांचे में जो न्याय, समानता, बंधुता और गरिमा के मूल्यों से प्रेरित है। अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत वाणिज्यिक स्वतंत्रताओं को तब झुकना होगा जब वे विशेष रूप से बच्चों के मौलिक अधिकारों की पूर्ति से टकराएं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि आरटी अधिनियम अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत मौलिक अधिकार की विधायी अभिव्यक्ति है, इसलिए इसका नियामक आदेश अनुच्छेद 21(a) और विस्तार के अनुच्छेद 21 के माध्यम से संवैधानिकता या उसकी संवैधानिक वैधता प्राप्त करता है। अनुच्छेद 19(6) के तहत युक्तता की कसौटी पर परखे जाने पर आरटी अधिनियम द्वारा लगाए गए नियामक उपाय न केवल मनमाने नहीं है